फातह से आबिदिश चौधरी अशरफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और सेकेंडली सर, मुझे आपकी स्टोरी आप बताएंगे दोबारा से कि क्या हुआ था, कैसे ही आपको ख्याल आया? हमें पता है जैसे हम मीठा सारा दिन खा रहे होते हैं, कहते हैं चाय में मीठा ना देना, और 5 से 10 मिनट वॉक कर लेते हैं, कहते हैं आज हमने वॉक भी कर लिया, इतने स्टेप्स पूरे हो गए हैं और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को आप बेहतर बता सकते हैं। मेरी स्टोरी यह है कि मुझे 2004 में डायग्नोज हुई शुगर। ओके। और उस वक्त मैं 34 साल का था, मेरी नई नई शादी भी हुई। यंगेस्ट है, बिल्कुल। और उस वक्त इतनी शुगर नहीं थी पाकिस्तान में। 2004 में हार्डली को 2-4 लाख बंदे को शुगर होगी, और डॉक्टर ने कहा कि आपको ये जो दवाइयाँ हैं सारी ज़िंदगी खानी है। हमने भी बात मान ली। प्रॉब्लम यह है कि वो दवाई जो सारी ज़िंदगी खानी है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। वो 250 mg से अगर आपने स्टार्ट लिया दवाई, वो 2 साल के बाद वो 500 mg पे चली जाएगी। फिर वो 1 साल के बाद वो 500 सुबह 500 शाम पे चले जाएगी। फिर 3-4 साल के बाद एक गोली और लग जाएगी। अच्छा, शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही और गोलियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे 18 साल हो गए और मैं उस वक्त 4 गोलियां खा रहा था। अच्छी हाई पोटेंसी की, यानी जितनी भी दवाइयाँ ईजाद हुई हैं शुगर की, अगर 5-6 हुई हैं तो उसमें मैं 4 खा रहा था। एंड आई वॉज सिक ऑफ ऑल दीज मेडिकेशंस। ठीक है, मैंने सोचा कि कुछ तो इसका होगा ना, कोई अल्टरनेट वे भी होगा। 2022 की बात है, मैंने नए साल की जो रेजोल्यूशन होती हैं, एक मुसम्मम इरादा किया कि इस साल इंशाल्लाह शुगर को ना मैंने शिकस्त देनी है। वो पालो कोलो कहता है ना कि अगर आप की नज़र किसी मंजिल पे हो और जोश और जुनून हो, तो कायनात की सारी कुव्वतें आपके हक़ में साजिश करती हैं। ठीक है, तो मेरे हक़ में भी यही साजिश अब होने लगी कि मैं बिल्कुल डिटरमेंट था, पैशनेट था। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो जो दुनिया के अजीम दिमाग हैं जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम करते हैं, मैं उन तक रसाई मुझे होगी। मैंने उनके पॉडकास्ट सुने, उनकी किताबें पढ़ी, जिसमें से एक मशहूर डॉक्टर हैं कनाडा के, डॉक्टर जेसन फंग। उनका मैंने लिटरेचर पढ़ा। वो लिटरेचर मैंने कोई 1.5 महीने में मैंने उनकी सारी जो किताब थी उसको ना खंगाल लिया, रट्टा लगा लिया। मैंने सारी चीज़, मैं पढ़ने वाला बंदा हूँ। 1.5 महीने के बाद मैंने अपना ना टोटल एक डिज़ाइन किया कि ये मेरा आइंदा के लिए लाइफस्टाइल होगा। जो पुराना अशरफ चौधरी था वो दफन, और आज से एक नया जन्म लेते हैं। मैंने 15 फरवरी 2022 को अपने आप को चेंज किया, एंड विदिन 3 डेज़ मैंने अपनी सारी मेडिसिन छोड़ दी। ठीक है। अच्छा, ये विदिन 3 डेज, और ये मैं 18 साल से दवाइयाँ खा रहा था। अच्छा, इसमें ज़रा भी रिस्क नहीं था, क्योंकि आप जो भी खाते हो शुगर चेक कर लेते हो उंगली पे। ठीक है, मैंने 1 दिन 2 दिन मैंने सोचा कि शायद तुक्का तो नहीं लग गया। 1 दिन 2 दिन पूरा 1 महीने तक। उन 18 साल में जब आप मुसलसल दवाई ले रहे थे, लास्ट ईयर जब से आपने दवाई छोड़ना शुरू की, उसमें कोई आपने चेंजेस करना शुरू कर दी थी पहले? नहीं, उसमें नहीं की थी। उसमें जो डॉक्टर्स ने बता दिया, जो मेरे तबीब ने बता दिया, उसी तरीके से किया। ये नाश्ते से पहले खानी है, ये नाश्ते के दरमियान खानी है, ये बाद में खानी है, ये रात को सोते वक्त खानी है। बिल्कुल मैं बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता हूँ इंस्ट्रक्शंस को। अभी भी मैंने रिलीजियसली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। जब मुझे कोच नया मिल गया तो मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो किया। 3 दिन में मेरी दवाइयाँ छूट गई। अब मैं सोचूं कि तुक्का लग गया, ये क्या हो गया? अब साइंस में तुक्का 1 दिन लग सकता है, कोई फिनोमिना हो गया, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है। मैंने पूरा 1 महीने तक अपनी डायबिटीज़ को चेक करता रहा। मैं लैब पे गया, जो मैं अपने घर पे चेक कर रहा हूँ वो मैं उसी वक्त लैब पे भी जाके मैंने चेक की। मेरी रैंडम जो थी 140 से नीचे आ रही है, फास्टिंग मेरी 110 से नीचे आ रही है, और ये वाली रीडिंग मेरी 4 दवाइयों के साथ नहीं आती थी। उस वक्त फिर मैंने सोचा कि यार, मैं अगर ये चीज़ कर सकता हूँ तो मेरे पास अब 2 रास्ते हैं। मैं या तो इस राज को सीने में लेके किसी को ना बताऊं। पुराने हकीम ऐसे करते थे कि वो अपना राज किसी को बताते थे, साथ ही ले जाते थे। ठीक है, या फिर ये पाकिस्तान में इस वक्त जो 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है, 3.5 करोड़ तो डॉक्यूमेंटेड है, कम अज़ कम भी 1.5 करोड़ बंदा ऐसा होगा जिस बेचारे को पता भी नहीं है कि उसको शुगर है। आप मरीज़ के साथ दो घर वाले जाते हैं ना शुगर चेक करवाने में, वो दो जो होते हैं ना, वो साथ में मजाक में शुगर चेक करवाते हैं, उनमें से एक को निकल आती है। ऐसा ही है, बिल्कुल इस तरह से। तो अब इतनी बड़ी ये इस वक्त सुनामी है, पेंडेमिक है। पेंडेमिक ये कम लगता है, ये प्लैंडेमिक ज़्यादा लगता है। ये जैसे एक प्लान नहीं होता, पूरी दुनिया में एक प्लान बना हुआ है तो कि लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ में
उनको लेकर आओ और फिर ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो अमरीकी इदारा है FDA, वहाँ देखें तो वो ग़िज़ाई तरीका को इलाज जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, इसकी क्या रीज़न? जी मैं आपको बताता हूँ, ना सिर्फ जो FDA है ना वो इसको अप्रूव करता है और ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं। इसकी मैं आपको मेन रीज़न बताऊँ, डायबिटीज़ इज़ अ बिग बिजनेस दुनिया भर में। मैं चूँकि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हूँ तो मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। आपने एक दुकान खोली है किसी चीज़ की और उसके आपके पास ना एक कस्टमर आता है। अगर आपको ये श्योर हो जाए कि ये सारी ज़िंदगी मेरे पास ही आएगा और ये और लोगों को भी लेकर आएगा, ये जब तक ये बंदा मरता नहीं, ये मेरा कैप्टिव कस्टमर है, इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस क्या होगा? ऐसे जैसे आपने केबल लगवा ली, हर महीने बिल देना है, आपने जैज़ का कनेक्शन ले लिया, हर महीने आपने उसमें फीड करना है। इसी तरीके से डायबिटीज़ का भी कनेक्शन है कि उसमें तो हर महीने आपने बिल देना होगा, इसमें दिन में 3 दफ़ा आपने 4 दफ़ा दवाई खानी होगी। अब इतने बड़े बिज़नेस को ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस मॉडल है ये क्रॉनिक डिजीज़ का। कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये चाहेगी कि उनके जो इस वक्त दुनिया में 53 करोड़ मरीज़ हैं, इस वक्त 500 मिलियन पॉपुलेशन दुनिया में शुगर की वजह, 53 करोड़ मरीज़ों को अगर वो उनसे हट जाएं, ग़िज़ाई तरीके पे आ जाएं, तो 53 करोड़ कस्टमर जो है वो तो लूज़ कर देंगे, तो वो कमाएंगे कहाँ से? ये जो दवाइयाँ बेचने वाली कंपनी है, ख़ासतौर पर जो डायबिटीज़ वाली बेचनी है, ये जिन मुल्कों की हैं उनके GDP से ज़्यादा इनकी सेल होती है। इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं, इस वजह से कभी भी ग़िज़ाई तरीका इलाज को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब आपने बात की FDA की, जो गवर्नमेंट का इदारा है अमेरिका में, फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, ठीक है। वो इदारा, उसका जो 38% बजट है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज देती हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं ना कि वो FDA जो इदारा है उसका 38% बजट, रनिंग बजट फार्मास्यूटिकल कंपनीज देती हैं, और जो बाकी का बजट है वो कांग्रेस देती है और कांग्रेस में लॉबिंग चलती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज किसी भी सेनेटर को ले लेती हैं, लॉबिंग करती हैं कि नहीं ये वाला ऐसा नहीं है, इससे लोगों में बड़े मसाइल होते हैं। दुनिया भर में इस वक्त जो इंडिविजुअल लेवल पे काम हो रहा है वो हो रहा है कि लो कार्ब डाइट, अगर इंसान आ जाए इस पे, पहले तो उसको शुगर होगी नहीं। तो सर आप बताएंगे, जैसे आपको लगा कि इतनी 34 हाँ। ये यंगेस्ट स्टेज थी, हाँ। इस तरह से, तो उस दौरान कैसे कोप अप किया? अभी बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जिनको इंतहाई यंग एज में इस मरहले से तो इससे भी नीचे हैं ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे कैसे कोप अप किया था? लेकिन अगर उस टाइम पे आपको ये अवेयरनेस होती कि मैं लो कार्ब डाइट या समथिंग इससे रिवर्स कर सकता हूँ, तो वो उस टाइम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको छोड़ देते हैं? क्योंकि एक यंगेस्ट एज में आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं मैं कह सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप में विल पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है कि हाँ इस चीज़ को मैं कोप अप कर लूँगा। तो अगर उस टाइम पे अशरफ चौधरी साहब को ये अवेयरनेस होती कि लो कार्ब डाइट भी कोई चीज़ है, मैं दवाइयों से हटकर भी अपनी चीज़ ठीक कर सकता हूँ, तो तब आप क्या करते हैं? किताबों में उस वक्त भी लिखा हुआ था, मतलब इवन जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज़ है, ये सारी इनकी जो गाइडलाइंस है उसमें भी लिखा होता है कि कार्ब्स को ज़रा रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन कौन से कार्ब्स को करना है, कितना करना है, ये कभी भी उस वक्त तक नहीं पता था। अगर मुझे उस वक्त पता चल जाता है कि लो कार्ब डाइट इसका ऐसा हल है कि ना डायबिटीज़ होगी, अगर एक यंग बंदा है जिसको अभी डायबिटीज़ नहीं है, वो लो कार्ब डाइट पे है तो उसको कभी भी नहीं डायबिटीज़ होगी। अगर हो गई है तो उसकी रिवर्स हो जाएगी। अगर उस वक्त होता तो मैं उस वक्त ज़्यादा मुजाहिद था, मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी थी, मैं ज़्यादा जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी तो खैर अब भी है। उस वक्त तो ये था कि मैं 34 साल का था, मेरी नई नई शादी हुई, पूरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, छोटे बहन भाई थे, अम्मी थी, वालिद साहब की पहले डेथ हो गई थी, तो मैं आई वॉज द हेड ऑफ़ द फैमिली। मैं तो जब मुझे डायबिटीज़ का पता चला तो मैं तो एक दफ़ा बिल्कुल ही अपनी वो शैटर हो गया और मैं अपनी वसीयतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि यार अगर मैं मर जाऊं तो मैं इनको क्या क्या करके जाऊं। नई शादी एक तरह नई शादी हुई और मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का सोचना शुरू कर दिया कि यार इंश्योरेंस पॉलिसी से ये सारा कवर नहीं होता, मैं इस लेवल का ज़िम्मेदार हूँ। अगर उस वक्त होता तो मैं तो विद इन फ्यू डेज़ इसको मैंने रिवर्स कर। बट ये देखें, इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट ने जो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज किया है पिछले चंद सालों में, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो नॉलेज सदियों में आता था आज वो एक दिन में आता है।
क्योंकि इंटरनेट आ गया ना। बिल्कुल, केस स्टडीज, रिसर्च स्टडीज अवेलेबल है हमें। बिल्कुल आज के दौर में इकरा नॉलेज पे किसी एक डॉक्टर की, किसी एक फिजिशियन की मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं इंटरनेट पे पड़ी हैं, जो चीज़ें हैं पॉडकास्ट में पड़ी हैं, किताबें आप दुनिया भर की किताबें आप डाउनलोड कर लेते हो। मैंने भी ये सारी चीज़ें जब पढ़ी हैं, मैंने फिर एक से एक दूसरे से, जब मतलब डॉक्टर जैसन फंग ने जो किताबें पढ़ी वो मैंने भी पढ़ ली। इस वक्त पूरी दुनिया में एक तहरीक चल रही है कि अगर आप लो कार्ब डाइट पे आ जाएं, आपकी ना सिर्फ शुगर बल्कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें फैटी लिवर है, जिसमें ख़वातीन में एक प्रॉब्लम होता है पीसीओज़ का, पीसीओज़ है, और इसके अलावा गुर्दों की जो तकलीफ़ है, दिल की तकलीफ़ है, अल्जाइमर जिसमें बंदा बिल्कुल भूल जाता है, माजी भूल जाता है, ये बड़ी पेनफुल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ अटैच है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द मेन डिजीज़ कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, एक हार्मोन है, बड़ा कीमती हार्मोन है, बड़ा वैल्यूएबल हार्मोन है, वो ना हो तो बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन उसकी ज़्यादती से आपका लबलबा ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। उस इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से शुगर हो गई, कैविटीज़ हो गई। आजकल आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उनके दांत में खोखलापन बहुत है, कैविटीज़ बहुत है, शुगर खाते हैं वो, ठीक है। अच्छा, एक बीमारी होती है बच्चों में ADHD, ये अटेंशन डेफिसिट वाला डिसऑर्डर होता है कि बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा किसी बात पे और भागा फिर रहा है। मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि उस बच्चे की शुगर बंद कर दो, स्लो डाउन हो जाएगा। हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जिस तरह से लेते हैं शुगर बहुत ज़्यादा। जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी इस बात को रिकमेंड करते हैं कि उनका मीठा जितना हो सके कम कर दिया जाए। अच्छा, मीठा, आपने ज़बरदस्त एक बात की मीठे की। मीठा तो हमें चीनी में नज़र आता है ना, चीनी वाला मीठा तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, चीनी वाला मीठा कुछ नहीं है। हम चाय में 1 चम्मच पियेंगे मीठा, और उस चम्मच की जो ग्रामेज होगी 4 ग्राम है। जो हम सुबह नाश्ता करते हैं, जो टोस्ट है, ब्रेड, इसमें 16 ग्राम शुगर है, ठीक है, यानी 4 चम्मच शुगर। अच्छा, वो है भी फीका। हम वो 4 चम्मच शुगर खाते हुए हम गिल्टी फील भी नहीं कर रहे होंगे, जबकि 1 चम्मच मीठा आप खाते हुए गिल्टी फील करेंगे। अच्छा, ये छुपा हुआ मीठा ना, ये हमें नजर आ रहा है कि हम ये ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पराठा है, पराठा अगर 100 ग्राम का पराठा, उसमें 30 ग्राम आप निकाल दें, उसका मॉइस्चर निकाल दें, पानी निकाल दें, फाइबर निकाल दें, 70 ग्राम प्योर शुगर है। बिल्कुल इस तरह से है। इस तरीके से मार्केट में इतने बिस्किट्स चलते हैं जो शुगर फ्री बिस्किट होंगे। भाई शुगर फ्री तो हैं, नमकीन है, यानी शुगर नहीं है। बने किस चीज़ के हैं? मैदे के बने हुए हैं। मैदे में शुगर है, मैदा, बल्कि मैदे में ज़्यादा शुगर है। अगर किसी बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, यानी उसकी शुगर लो हो जाए, उसको शुगर ना दो, उसको शुगर फ्री बिस्किट दे दो, क्योंकि शुगर फ्री बिस्किट का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जो शुगर बढ़ाने की स्पीड है, वो 90 है, जबकि जो चीनी है इसकी कोई 60-65 के करीब इसकी ग्लाइसीमिक, यानी वो मीठा नहीं है, लेकिन वो ऐसा हिडन मीठा है। अच्छा, एक वो गुनाह बेलज्जत भी है कि अगर आपने मीठा ही खाना है तो या गुलाब जामुन खा लो, शुगर फ्री है, तो जलेबी खा लो ना। मैं बाय द वे मैं चीटिंग कर लेता, मैंने कहा जब मीठा ही खाना है तो वो मीठा खाओ जो मज़ेदार मीठा हो। आप क्या शुगर फ्री बिस्किट खा रहे हैं? और क्या सर, आप मुझे बताएंगे कैसे लो कार्ब डाइट है हम ये अपनी खुराक में या डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, और किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए जो हम फिंगर टिप्स पे याद करें? जी बिल्कुल, फिंगर टिप्स पे मैं चूँकि एक ट्रेनर हूँ तो मैं चीज़ों को ना सिंप्लीफाई करने वाला बनता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो सारी ज़िंदगी लोग याद रखते हैं। एक लफ्ज़ आपने याद रखना है, GPS। ओके, ठीक है। आप अपनी खुराक से GPS निकाल दें। अब आप सोच रही होंगी व्हाट इज़ GPS? GPS तो लोकेशन वगैरह को कहते हैं, ये वो वाला GPS नहीं। जी से मुराद है ग्रेन्स, यानी अनाज। मेन हम वी आर वीट ईटिंग नेशन, हम गंदम खाने वाली कौम है, ठीक है, राइस ईटिंग नेशन नहीं। हम गंदम चावल को अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अब यूँ समझ लें कि आपने दुश्मन के अहाते में जाकर वॉर कर दिया। शुगर वालों के ऊपर आपने, शुगर माफिया को या डायबिटीज़ माफिया को आपने ऊपर अटैक कर दिया। जिस दिन आपने गंदम चावल छोड़ दी, उसी दिन ही आपकी दवाई छोड़नी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ है पोटैटोज़, ठीक है। पोटैटोज़ एक तो हम उबाल के घरों में जो सालन वाला बना खा लें उतना ठीक होता है। वो सालन में मतलब कितना पोटैटो खाएगा बंदा? 1 पोटैटो खा लेगा, 2 खा लेगा। असल पोटैटो आता है जो जंक फूड में आता है, ठीक है, फ्राइज़ में बनते हैं।
अच्छा, हमारे घरों में शाम को 4 से लेकर 7-8 बजे तक यही काम चल रहा होता है। गंदे तेल जो कल वाला पड़ा था उसी में आपने आलू काटे। अच्छा भाई, जब बच्चों को अगर आप बाहर के मंगवा के खिला दें उनको, तो वो घर वाला वैसे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जायका तो फिर उन जायका बनता ही नहीं है ना, ना जायका बनता है ना रंग बनता है। कभी आपने अपने घर में बनाए होंगे, कभी गोल्डन कलर के क्रिस्पी बन सकते हैं? हाँ, नहीं बनते, फ्रेंच फ्राइज नहीं बनते कलर के वो गोल्डन कलर के क्रिस्पी, उसमें आलू के अलावा उसमें और बहुत सारी चीज़, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें फिलर्स होते हैं। और फिर हम टीवी देख रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं, ये पोटैटो की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, आप मैच देख रहे हैं उस वक्त यही कर रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं, 4 दोस्त वो खाए जा रहे हैं। ये वाली चीज़ से आपकी शुगर, ये सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और फिर जिस तेल में पके हुए हैं वो है सीड ऑयल। सीड ऑयल से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होते हैं, फिर सारी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं। तीसरी चीज़ है शुगर। शुगर बहुत तीसरे नंबर पे आती है। अच्छा, शुगर में एक तो ये शुगर जो गन्ने वाली शुगर है, जो सफ़ेद होगी या शक्कर होगी, ये देसी गुड़ वुड़ हो गया, ये भी सारी शुगर है। सबसे बड़ा जो शुगर का सोर्स है वो आपके जूसेस हैं, चाहे वो फ्रेश जूस हैं चाहे वो डब्बे वाले हैं। इसमें प्योर फ्रक्टोज होता है जो आपको फैटी लिवर करता है। इसमें प्योर फ्रक्टोज होता है जो आपको यूरिक एसिड बढ़ाता है। आपने सारी ज़िंदगी लोगों से ये सुना होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया तो दालें ना खाओ, बड़ा गोश्त ना खाओ। यूरिक एसिड की जो मेन कॉज है वो फ्रक्टोज है। ठीक है, ये एक ही फैमिली है जिसमें यूरिक एसिड भी है, जिसमें फैटी लिवर भी है, डायबिटीज़ भी है, ये सारी एक ही फैमिली, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अच्छा, एक शुगर ऐसी भी है जिसका मुझे भी फर्स्ट टाइम, वैसे भी मुझे सारी चीज़ों को फर्स्ट टाइम पता चला कि गंदम में शुगर इतनी, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला। लेकिन एक और बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, वो है दूध। दूध में लैक्टोज होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जी लो फैट दूध पिएं। फैट इज़ अ हेल्दी थिंग। जब आप लो फैट उसको कर देंगे तो आप उसका लैक्टोज वाला एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है ना, या फैट ज़्यादा होगा तो लैक्टोज कम होगा, लैक्टोज ज़्यादा हो गया तो फैट कम होगा। आप ये जो हमारा दूध हमारे यहाँ चलता है, इसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश के वो तमाम वर्ड जो OSE पे ख़त्म होते हैं, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें शुगर एक ही ख़ानदान है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें निकाल दें। दूध आप चाय कॉफ़ी के हद तक ठीक है, दही बना के वो ठीक है, लेकिन जो हमें कहते हैं जी रात में मैंने नींद नहीं आती जब तक मैं मग ना पीऊँ, ये इस दूध से, एक तो ये है भी खालिस नहीं है, इसमें होता है स्टार्च। बिल्कुल, इस तरह से आजकल दूध तो बनता है आजकल ना, दूध भैंसों से नहीं आता, दूध बाकायदा फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है, जो भैंसों वाला दूध है उसमें भी अगर कभी आप मेन रोड पे जाकर देखें तो जो गवाले पानी उसमें डाल रहे होते हैं वो भी इंतहाई गंदा पानी होता है। तो ये GPS अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, आपकी दवाइयाँ, आपकी शुगर चंद दिनों की मेहमान है। बिल्कुल इस तरह से है। थैंक यू सो मच सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी